Hello, learners. Good morning, everyone. On the second class of our channel Research 365. तो कल हमने जाना था कि रिसर्च क्या होती है, हमें रिसर्च क्यों करनी चाहिए और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन अ रिसर्च प्रोसेस। किसी भी रिसर्च प्रोसेस में कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो रिसर्च होती है दैट इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एज वेल। सो वी शुड फॉलो द स्पेसिफिक स्टेप्स वन बाय वन to conduct a research or complete a research process. So here are the few steps, or we can say the 6 steps in the process of research. In the first one, we will talk about identifying a research problem. क्योंकि सबसे पहली बात हम करते हैं कि पहले हमारे पास समस्या आती है। जब तक समस्या नहीं होगी तो हम किस चीज का समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट स्टेप किसी भी रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप जो होता है रिव्यूइंग द लिटरेचर। अब हमारी जो रिसर्च होती है या रिसर्च प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो हम फिर उससे जुड़ी हुई उससे रिलेटेड चीजों या लिटरेचर के बारे में सोचते हैं और उन चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो अच्छा इस पे कभी पहले कोई बात हुई है, अच्छा अगर बात हुई है तो कहाँ पर हुई है, किस जर्नल में लिखा है, किस आर्टिकल में लिखा है, किस न्यूज़पेपर में निकला है, किस बुक में उस प्रॉब्लम के बारे में है, या फिर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसने वो प्रॉब्लम को विटनेस किया है या एक्सपीरियंस किया है, सोसाइटी। तो review of the literature is also very important step. The third step is specifying a purpose for research. तो जैसे हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने बहुत सारे लिटरेचर को रिव्यू किया। अब उसके बाद में हम अपनी रिसर्च का एक उद्देश्य स्पेसिफाई करेंगे कि भाई हम किस उद्देश्य से रिसर्च करना चाहते हैं, कारण क्या है इस रिसर्च को करने का, है ना। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। इसमें 6 स्टेप्स में से हमने 3 स्टेप्स की बात करी, जिसमें पहले हमने बताया आपको कि पहले हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, अपने आसपास से, सोसाइटल चीजों से, या जो भी समस्याएं हमारे दिमाग में होती हैं हम उसके बारे में पहले सोचते हैं। फिर उसमें से जो हमारी एक मेन प्रॉब्लम होती है जिसका हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। फिर हम उससे रिलेटेड लिटरेचर की बात करते हैं और फिर हम उस रिसर्च के लिए एक पर्पस को स्पेसिफाई करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग डेटा। अब हमने क्या किया कि जब हमने एक पर्पस, एक उद्देश्य सेट कर लिया अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए या रिसर्च प्रोसेस के लिए, तो फिर हम उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सर्वे मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट करना है तो हम उस तरीके से करते हैं डेटा कलेक्ट। हम कोई क्वेश्चनेयर बनाते हैं, कोई रेटिंग स्केल बनाते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो फिर हम डेटा अपना कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप पे जाते हैं। और फिफ्थ स्टेप क्या होता है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। फिर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका, और इंटरप्रेटिंग, उसकी व्याख्या करते हैं कि भाई हमने ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम थी, हमने इसके बारे में ये लिटरेचर रिव्यू किया, फिर हमने ये इस उद्देश्य से ये रिसर्च को कंडक्ट किया, फिर हमने उस रिसर्च से रिलेटेड ये डेटा कलेक्ट किया, ऐसे ऐसे हम गए कहीं पर और हमने क्वेश्चनर के थ्रू या फिर सर्वे मेथड के थ्रू या फिर इंटरव्यू के थ्रू किसी भी जरिए से हमने डेटा को कलेक्ट किया। अब बारी आती है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमको क्या करना है, एनालाइज करना है और फिर हमें उसकी व्याख्या भी करनी है। तो फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जो एनालाइज डेटा और इंटरप्रिटेशन से जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्म में या रिपोर्टिंग करते हैं उसकी, और फिर हम इवेल्युएट करते हैं कि भाई हमने ये जो उद्देश्य लेकर हम रिसर्च का चले थे थर्ड स्टेप में, क्या वो फुलफिल हुआ और उसके क्या रिजल्ट्स निकले, क्या आउटकम्स निकले, क्या जो हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, जो हमारी परिकल्पनाएं थी, वो रिजेक्ट हुई कि एक्सेप्ट हुई। और फिर हम उन बेसिस पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट को इवेल्युएट करते हैं और फिर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए फर्दर सजेशंस देते हैं। सो लर्नर्स, ये 6 स्टेप्स से किसी भी रिसर्च प्रोसेस में जो हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप
फॉलो करने ही होते हैं, तभी हम किसी रिसर्च को एक साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम की। तो पहले स्टेप की सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले तो क्या होती है? मैंने बताया कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो वहां से अराइज होती है। इट शुड बी डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शुड बी लिमिटेड। एक तो ये रिसर्च प्रॉब्लम डायरेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम में हम 10 समस्याएं और ऐड कर दें। एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि आप एक साथ 4-5 समस्याओं को स्टडी नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं। सो यू शुड बी स्पेसिफिक while selecting a research problem or identifying a research problem. Verbal fat should be removed from the topic. बहुत ज्यादा शाब्दिक चीजों का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाना रिसर्च प्रॉब्लम को इज नॉट गुड। तो हमें बहुत ज्यादा वर्बल फैट पे फोकस नहीं करना है। इट शुड बी वेल फ्रेज्ड, अच्छे से लिखी होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब आपके सामने जो भी बैठा है वो आपके टॉपिक को देख के समझ जाए, हाँ भाई ये इस रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग काम कर रहा है, इसकी ये रिसर्च प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक और वेल फ्रेज्ड होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव ऑर्नामेंटल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जैसे मैंने कहा बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दें उस टाइटल को या उस रिसर्च प्रॉब्लम को। देयर शुड बी क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए इन द प्रॉब्लम। मतलब वही चीज की बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है या किस चीज के बारे में ये सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइंग एन इशू टू स्टडी। पहली बात तो जैसे आपके पास 10 प्रॉब्लम है, अब उन 10 प्रॉब्लम्स में से आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको काम किस प्रॉब्लम के लिए करना है, किस इशू पे आपको काम करना है। तो सबसे पहली बात, जब हम पहले स्टेप की बात करते हैं आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो हमें अपने इशू को स्पेसिफाई करना होता है। फिर हम क्या करते हैं? डेवलपिंग अ जस्टिफिकेशन और नीड फॉर स्टार्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। भाई जैसे कोई प्रॉब्लम हम रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं तो हम बताएंगे ना कि उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसकी नीड क्या है सोसाइटी में, क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये कंट्रीब्यूट करेगी हमारी सोसाइटी की। क्योंकि सोशल साइंसेज या किसी भी टाइप की रिसर्च जो होती है किसी भी फील्ड में, तो बेसिकली हम अकाउंटेबल होते हैं फॉर द सोसाइटी, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम सोसाइटी का ही पार्ट है। सो हमें ये जस्टिफाई करना होगा कि हमारी रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसकी नीड क्या है और वो क्यों जरूरी है। उसके बाद में सजेस्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द ऑडियंस, हमें ये भी बताना होगा जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी ऑडियंस या जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए उस प्रॉब्लम की क्या रेलिवेंसी है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ भी पुराने जमाने का कुछ ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जिसका प्रेजेंट टाइम में कोई रेलिवेंस नहीं है, तो वो लोगों के क्या काम आएगी रिसर्च? कुछ काम नहीं आएगी। तो उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए प्रेजेंट में। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम की। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। वही मैंने कहा कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए वो हमें हमारी समस्या के समाधान की तरफ ले जाए, ना कि हम और उसमें उलझ जाएं। इतना कॉम्प्लेक्स हम अपने आप को ना बना लें, ऐसी चीजें ना रिव्यू कर लें जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड ही ना हो, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे रिसर्च प्रॉब्लम की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि वो एक सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस इंक्वायरी। तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम हो, जब आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो आपको कंटिन्यूअस इंक्वायरी करनी होती है। जैसे कि इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। जब हम ज्यादा किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करेंगे तो हमें ज्यादा चीजें पता चलेंगी, तो हमें पता चलेगा हाँ कहाँ कहाँ का पर प्रॉब्लम है। emphasize the development of generalizations, principles and theories। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए उसका मेन मोटिव या फिर हम कह सकते हैं वो जो जोर दे वो मतलब इस पे दे कि हम जो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का समाधान निकाल रहे हैं, जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो सोसाइटी के काम आ सके, उसको हम जनरलाइज कर पाए लोगों पे, वो कुछ न्यू फैक्ट्स, न्यू थ्योरीज और न्यू प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हो उससे। The next is based upon observable experiences and empirical evidences as well।
तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो ऑब्जर्वेबल मतलब ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, जो कुछ चीजें हम देखते हैं कि सोसाइटी में मान लीजिए कि रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, तो हमने कोई स्टडी की कि जो रेपिस्ट हैं उनका मेंटल साइकोलॉजी जानने के लिए, मेंटल हाइजीन कैसा है उनका, तो पहले वी हैव ऑब्जर्व दैट दोज थिंग्स, पहले हमने उन चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद में हमने क्या किया, उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में सोचा। एम्पेरिकल एविडेंसेस, कई बार आप ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको रिसर्च करने के लिए मजबूर करती है या उन टॉपिक्स पे सोचने के लिए मजबूर करती है। इट रिजेक्ट्स डॉगमास, डॉगमास पारंपरिक प्रथाओं को रिजेक्ट करती है। अब ऐसा नहीं है जैसे पुराने जमाने में तो गुरुकुल सिस्टम था, जब तो आश्रम में पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, इन सब की बात होती थी। लेकिन अब जब हम लोग इतना दूर आ गए हैं, इतना समय बीत गया है, इतने वर्ष बीत गए हैं, तो आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम में मेथड्स ऑफ टीचिंग में कितना डिफरेंस आया है, डिसिप्लिन की चीजों में कितना डिफरेंस आया है। तो हम अगर वही पुरानी पारंपरिक चीजों से रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो फिर हम उसके सॉल्यूशन प्रेजेंट स्टडी, प्रेजेंट टाइम के लिए जो है रेलिवेंट नहीं होंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, डॉगमास को रिजेक्ट करना होता है किसी भी अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। एम्प्लॉयज इन डेप्थ रिव्यूज, हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं ये कह सकती हूँ कि हमें जैसे कोई भी चीज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जब हम सोचे तो हमें उसका इन डेप्थ रिव्यू करना होता है, बहुत ज्यादा सोचना होता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीजों को इकट्ठा करना होता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, अपने टीचर्स की हेल्प लेनी होती है, प्रोफेसर्स की हेल्प लेनी होती है, अपने कलीग्स से भी हेल्प लेनी होती है हमें। फिर डिपेंड्स ऑन वैलिड एंड रिलायबल डेटा, तो रिसर्च प्रॉब्लम, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वही होगी जो वैलिड और रिलायबल डेटा पर डिपेंड हो। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स, मतलब जब भी कभी इस रिसर्च प्रॉब्लम पे कभी दोबारा कोई काम हो तो वो सेम ही डेटा या सेम ही रिजल्ट दे जो उसने पहली बार दिया। और वैलिडिटी, वैलिडिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैलिडिंग समथिंग, मतलब कि वैलिडिटी का मतलब कैसे कह सकते हैं कि वैलिड चीज तभी होगी जब वो उस चीज को मेजर करे जिस चीज के लिए वो बनाई गई है। इट डिमांड्स एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस, सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ऑर्नामेंटल वर्ड्स को यूज नहीं करना है, वर्बल फैक्ट्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और लिमिटेड होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी रिसर्च, अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वही होगी जो हमें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस की तरफ ले जाती है। द नेक्स्ट, अप्लाई सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर स्टडी, तो सिस्टमेटिक तो होती है क्योंकि वेयर देयर इज रिसर्च देयर इज सिस्टमेटिक थिंग्स, तो सिस्टमैटिक होगी और साइंटिफिक प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। फिर हम बात करते हैं इसी में, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ न्यू डेटा फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप गैदरिंग करना शुरू करेंगे डेटा की तो आप फर्स्ट हैंड सोर्सेज की तरफ सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद आप सेकेंड हैंड सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, पर फर्स्ट हैंड सोर्सेज आर मोर रिलायबल, तो हम जो प्राथमिक स्रोत है उनकी तरफ पहले जाएंगे। बेस्ड ऑन केयरफुली डिजाइन प्रोसीजर, तो वही मैंने कहा सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, इसीलिए केयरफुली डिजाइन प्रोसीजर होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम का, जिस तरीके से हमें फॉलो करना है चीजों को उस तरीके से सिस्टमेटिकली हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को के प्रोसीजर को आगे बढ़ाना होगा। इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड एलिमिनेट्स पर्सनल बायस, तो एक्सपर्टीज तो होनी ही चाहिए आपको, मतलब अपनी जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना उसके बारे में आपको इन डेप्थ रिव्यू करने होंगे। जब आप इन डेप्थ रिव्यू करेंगे तो आपको किसी और से ज्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, जितना ज्यादा आप रिव्यू करोगे। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट क्या है कि इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। उसके बाद मैं बात करती हूँ एलिमिनेट्स पर्सनल बायस। बायस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिसर्च के कंडक्ट होने में और उसका रिजल्ट आने में, क्योंकि बायस इस पूर्वानुमान, और पूर्वानुमान हमें हमारी रिसर्च का सही रिजल्ट नहीं प्राप्त होने देते। तो हम कभी भी कोई रिसर्च जब शुरू करते हैं या किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जैसे मान लीजिए फीमेल पे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम फीमेल और फीमेल के बारे में किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो वी शुड बी अनबायस्ड। हमारी पर्सनल बायस वहां पर नहीं, हमारे साथ अपनी लाइफ में क्या हुआ या हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो भी हैं वो
अफेक्ट नहीं करने चाहिए हमारी उस रिसर्च को। इन्वॉल्व्स द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, तो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए दैट डेफिनेटली क्या इन्वॉल्व करेगी, हमारे उस जो प्रॉब्लम का समाधान हम ढूंढना चाहते हैं, जो हम आंसर्स उन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का ढूंढना चाहते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। इट शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंस, और धैर्य तो हमें रखना ही है क्योंकि रिसर्च इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जब हम धैर्य से काम करते हैं तो हम अच्छा काम करते हैं। तो इट शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंस, केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। केयरफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम केयरफुल होकर ही सारा काम करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो वी शुड बी केयरफुली रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स and report it carefully also. So this was all about the characteristics of a good research problem. And some more characteristics of good research problems are that it should be relevant, ये relevant होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही है सोसाइटी में, उसकी रेलिवेंसी ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा इट शुड बी वर्थवाइल, मतलब वही चीज है, इसका कुछ तो वर्थ होना चाहिए ना सोसाइटी के लिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट और सीरियस इश्यूज, जो हमारी सोसाइटी में करंट में इश्यूज चल रहे हैं, नेशनल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड होनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, हमारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर तो सोशल साइंस में रिसर्च रहे हैं, पर हमने जो प्रॉब्लम उठा ली है वो साइंस की उठा ली है, या फिर बायोलॉजी की उठा ली है, या फिजिकल साइंस की उठा ली है। तो ये चीज है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिकल और ओरिजिनल होनी चाहिए। इसमें प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता होनी चाहिए, यूजेबल होनी चाहिए ये, और ओरिजिनल तो होनी ही चाहिए, हमारा अपना इसमें पूरा योगदान होना चाहिए। स्पेसिफिक होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए और प्री पॉइंटेड होनी चाहिए, पिन पॉइंटेड, आई गेस आई शुड से पिन पॉइंटेड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए एंड शुड बी ब्लंट। इट शुड बी ब्लंट मतलब जैसे मैंने पहले कहा, वेल फ्रेज्ड होनी चाहिए, एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला आपकी प्रॉब्लम से कुछ और समझ रहा है। स्पष्ट होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो यही आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी लर्नर्स, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड रिसर्च प्रॉब्लम की। जैसे मैंने 6 स्टेप्स बताया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हम रिव्यू करते हैं द लिटरेचर ऑफ द रिलेटेड रिसर्च problem, specifying a purpose for research. The fourth one is collecting data. Fifth is analyzing and interpreting data. Sixth is reporting and evaluating research. So that's all about the 6 steps of the research process. And as I told you about the identification of a problem, that is it consists of specifying an issue to the study. हमारे study के issues जो है specific issues से related होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमें जो है इसकी नीड क्यों पड़ी, फिर हम अपनी ऑडियंस को इसकी इम्पोर्टेंस बता पाए। उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन सी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ये रेलिवेंट होनी चाहिए, वेल फ्रेज्ड होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और एक्यूरेट होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होनी चाहिए और ये डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन की तरफ ले जाए टू द सोसाइटी, और न्यू डेटा की गैदरिंग होनी चाहिए। हम हमेशा फर्स्ट हैंड सोर्सेज से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। एक्सपर्टीज होनी चाहिए, पर्सनल बायस को हमें बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, और इट शुड हैव द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, और केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होनी चाहिए। सो एट लास्ट I just want to quote some famous researchers that said about the research problems. So the first is problem refers to a gap in our knowledge. तो जब कभी भी हमारे जैसे हम कोई रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, या हमारी कोई प्रॉब्लम या इशू हमारे माइंड में आता है, तो हमने मान लीजिए देखा उस रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं, तो मान लीजिए अलग अलग चीजों पर हुई है, पर जिस एस्पेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं उस एस्पेक्ट पे नहीं हुई है, तो वहां पर हमें एक रिसर्च गैप मिल जाता है, और वो रिसर्च गैप दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम, दैट लीड्स टू द रिसर्च प्रॉब्लम. The next is a problem is an interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variables. तो
प्रॉब्लम को एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह भी हम ले सकते हैं, जो हमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है इसके बारे में बताती है। आई होप आपको ये सब कुछ आज समझ में आया हो जो मैंने बताया था, और कल जो मैंने रिसर्च के बारे में बात की थी, आई होप वो भी आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज डू comment in the comment section. Thanks for watching. Please like, share and subscribe Research 365. Thank you.